नमस्कार साथियों। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं आपकी रीट पात्रता परीक्षा के बारे में। जैसे ही एग्जाम का कैलेंडर डिक्लेयर हुआ है तो आप सभी रीट पात्रता परीक्षा की रणनीति बनाने के अंतर्गत लग गए होंगे, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं कि जो कोई भी है वो रणनीति बनाने के ऊपर वीडियो डाल रहा है। तो अभी तक आपने वो रणनीति है वो अच्छे तरीके से बना ली होगी। हम डायरेक्ट टॉपिक की बात करते हैं ताकि जो रणनीति आपने बनाई है उसमें 4 चांद लग जाएं और आपकी जो तैयारी है उसको अच्छी तरीके से धार मिल जाए। देखिए, रीट पात्रता जो परीक्षा है उसके सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से आपको पिछले बार दिया गया था। अभी तक नया सिलेबस जारी नहीं हुआ है, तो पिछले सिलेबस को आधार बनाकर ही हम तैयारी करने वाले हैं। हर एक टॉपिक के मैं आपको 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, 2 से 3 वीडियो हर एक टॉपिक के, जिसमें आपको MCQ क्वेश्चन आंसर के माध्यम से वो सोल्व करवाया जाएगा। अगर आपको लगता है कि इन 2 से 3 वीडियो के अलावा आपको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, वरना आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी PDF है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, उसकी लिंक भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। देखिए, राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के जो पुरातात्विक स्रोत हैं उसके बारे में। तो बिना वक्त गवाए आज का जो लेसन है वो अपन शुरू करते हैं। सरल प्रश्न से ही अपन शुरुआत करते हैं और ये प्रश्न है वो RPSC SI के अंतर्गत जो 2021 में ये पूछा भी जा चुका है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि चेतावनीराव चुंगटिया नामक जो रचना है वो किस क्रांतिकारी के द्वारा रचित है। चेतावनीराव चुंगटिया ये दरअसल क्या है, 13 सोरठे हैं। 13 सोरठे हैं जो कि कहां से भेजे गए थे? नशीराबाद रेलवे स्टेशन से। किसके हाथों भेजे गए थे? गोपाल सिंह खरवा। क्यों भेजे गए थे? क्योंकि 1903 के अंतर्गत इसका आयोजन हुआ था, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। किसने किया था दिल्ली दरबार का आयोजन? लॉर्ड कर्जन ने किया था। क्यों किया था? एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह उत्सव मनाने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था 1903 में। 1899 1900 में आपको पता है भयंकर अकाल पड़ा था, जिसको छप्पन्या काल के नाम से भी जानते हैं। वो 1899 1900 ईस्वी में पड़ा था और उस अकाल से अपन उबरे भी नहीं थे कि पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। 1903 में लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, जिसमें एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक उत्सव मनाने के लिए, जिसमें मेवाड़ के महाराणा किसको बुलाया गया था? फतेह सिंह को। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को बुलाया गया था और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जा भी रहे थे, लेकिन उन फतेह सिंह को रोकने के लिए केसरी सिंह बारठ ने 13 सोरठे भेजे थे और उन्हीं 13 सोरठे को क्या कहा जाता है? चेतावनीराव चुंगटिया कहा जाता है। कहां से भेजे थे? अजमेर में नशीराबाद रेलवे स्टेशन से भेजे थे और केसरी सिंह बारठ खुद लेकर थोड़ी गए थे, किसी व्यक्ति के हाथों भेजे थे। तो ले जाने वाला व्यक्ति कौन था? गोपाल सिंह खरवा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केसरी सिंह बारठ हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए, कर्नल जेम्स टोड का नाम आपने जरूर सुना होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो प्रश्न है वो आपकी रीट एग्जाम 2015 में पूछा जा चुका है। क्योंकि बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि ये सोचते हैं कि पता नहीं ये जो प्रश्न है वो एग्जाम में पूछा भी जाता है या नहीं पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, रीट 2015 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब देखिए, बात करते हैं प्रश्न की। कर्नल जेम्स टोड, जिनको राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है, ये बात तो शायद आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में एक पुस्तक लिखी थी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका दूसरा संस्करण द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसी पुस्तक को ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया के नाम से भी अपन जानते हैं। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया नाम की जो पुस्तक है ये किसकी है? कर्नल जेम्स टोड की है, ठीक है। इस पुस्तक के अगर आपको ये पूछे कि संपादन कौन थे तो विलियम क्रुक। इस पुस्तक के संपादन कौन थे? विलियम क्रुक। लेकिन आपको संपादक नहीं पूछा है, क्या पूछा है? प्रकाशन पूछा है। तो इसका प्रकाशन इस भाई साहब की बीवी ने किया था। अब इसकी बीवी कौन थी ये आपको इन 4 ऑप्शन में से पहचानना है। देखिए, यति ज्ञानचंद्र ये तो कर्नल जेम्स टोड के गुरु थे, ठीक है। गुरु थे इसका मतलब बीवी होने से रही। फिर देखिए, लॉर्ड विलियम बेटिक, तो ये तो गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय थे भारत में, तो ये भी इसकी बीवी होने से रही। उसके बाद में विलियम इसमें मैच हो रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। बचा कौन? प्लटबर्ग के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। कब किया गया था? अगर बाय द वे आपसे पूछ लिया जाए तो 1839 में इसका प्रकाशन हुआ था। कौन सी पुस्तक? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ये यात्रा वृत्तांत है कर्नल जेम्स टोड का, यानी भारत में यात्रा करने के बाद में वापस वो जब इंग्लैंड गए थे तो उन्होंने भारत में किस तरीके की परिस्थितियां देखी थी, इस बात का वर्णन ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया नाम की पुस्तक में किया था, जिसका प्रकाशन इसकी स्वयं की पत्नी क्लटबर्ग के द्वारा किया गया था 1839 में। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न है चिरवा शिलालेख के बारे में कौन सा कथन सही है? अच्छा, 4 कथन आपको दिए गए हैं, इसमें मैं कोट डालना भूल गया, ठीक है, माफी चाहता हूं। इसमें कोट है वो आपको नीचे दिए गए थे, जैसे 1 2 3 सही है, 1 2 3 4 सही है, पहला दूसरा चौथा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, आप देख लेना, क्योंकि वहां से आपको मतलब नहीं है, आपको इन चारों में से कौन सा सही है ये पता होना चाहिए। बाकी नीचे वाला कोड तो
आराम से आप वैसे भी निकाल लोगे। तो चिरवा शिलालेख के बारे में आपको बताना है। सबसे पहले देखिए 1273 ईस्वी का है, बिल्कुल चिरवा शिलालेख 1273 ईस्वी का, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में, बिल्कुल संस्कृत भाषा में सही दे रखा है। इसके प्रशस्तिकार रत्नप्रभ सूरि थे, बिल्कुल रत्नप्रभ सूरि थे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसके शिल्पी कौन थे? देलहंड थे, बिल्कुल सही दे रखा है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है? जी नहीं, ये आपको इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। यानी कि पहला खतन, दूसरा खतन, तीसरा खतन, तीनों ही खतन आपको चिरवा शिलालेख के बारे में सही दे रखे हैं। बाय द वे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चिरवा शिलालेख कहां से मिला है, तो ये उदयपुर से मिला है। कब का है ये? 1273 ईस्वी का है। कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। कौन सी लिपि में है? तो देवनागरी लिपि में है। कितनी पंक्तियां हैं? तो 36 पंक्तियां हैं। 36 पंक्तियां हैं। कितने श्लोक हैं? तो 51 श्लोक हैं, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है इस तरीके का प्रश्न, तो आपको ध्यान में रखना है 36 पंक्तियां हैं, 51 श्लोक हैं, और इसमें सती प्रथा का उल्लेख है। इसमें तो बाय द वे नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको कथन में यह भी दिया जा सकता था कि सती प्रथा का उल्लेख है, वो चिरवा शिलालेख में है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें सती प्रथा का उल्लेख भी किया गया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है। अग्निकुंड के बारे में यह कथन गलत है। अग्निकुंड के बारे में कौन सा प्रश्न है वो आगे आ जाएगा, देखिए अपन बात करेंगे। आगे दे रखा है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कौन से शिलालेख में बताया गया है? किसको? चौहानों को, ठीक है। चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। इसी आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से बताई है। तो कौन से शिलालेख में यह बताया गया है? बिजोलिया शिलालेख में, ठीक है। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। और ये जो आपका बिजोलिया शिलालेख है, ये पार्श्वनाथ जो जैन मंदिर है, उसकी मंदिर की उत्तरी दीवार की चट्टान के ऊपर ये शिलालेख है, ये लिखा गया है। शिलालेख है मतलब दीवार के ऊपर ये पंक्तियां हैं वो लिखी गई हैं। और पार्श्वनाथ जो जैन मंदिर है वो कहां पर? आपका भीलवाड़ा में, ठीक है। अगर आपको बाय द वे पूछ लिया जाए कब का है ये, तो 1170 ईस्वी का है, ठीक है। 1170 ईस्वी का है। कौन सा? बिजोलिया शिलालेख, ठीक है। सांबर का प्राचीन नाम क्या था? शाकंभरी था, तो सांबर का प्राचीन नाम शाकंभरी था। नागौर का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर था, और भीनमाल का जो प्राचीन नाम है वो आपका श्रीमाल था। जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर था। बिजोलिया का जो प्राचीन नाम है वो विंध्यावली था। ये सारे उपनाम हैं, इनका उल्लेख इसी बिजोलिया शिलालेख में किया गया है। और चौहान वंश की जो स्थापना है वो सांबर में हुई थी, ठीक है, सपादरक्ष में। तो उस बात की जानकारी इस बिजोलिया शिलालेख में ही दी गई है। अजमेर के चौहान को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण इस बिजोलिया शिलालेख में ही बताया गया है। और डोहली नामक भूमिदान का उल्लेख, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। डोहली नामक भूमिदान का उल्लेख, डोहली नामक भूमिदान का उल्लेख कौन से अभिलेख में, कौन से शिलालेख में किया गया है? तो इसी बिजोलिया शिलालेख के अंतर्गत किया गया है। अगर आपको पूछ लिया जाए, जैसे पिछला वाला जो प्रश्न था ना, इसमें पूछा गया इसकी शिल्पी कौन था? देलहन था। तो अगर आपको यह पूछ लिया जाए कि बिजोलिया शिलालेख है, इसके उत्कीर्णकर्ता कौन थे? तो गोविंद नाम के व्यक्ति थे जो कि इसके उत्कीर्णकर्ता थे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दिगंबर जैन धर्म से संबंधित ये लेख है, क्योंकि पार्श्वनाथ मंदिर में ये मिला है। अब पार्श्वनाथ कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर तो महावीर स्वामी हुए हैं, और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए हैं। तो ये मूलतः दिगंबर जैन धर्म से संबंधित शिलालेख है, ठीक है। तो बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? ठीक है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? यह प्रश्न राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2012 में यह प्रश्न आ चुका है। पृथ्वीराज विजय, उसके बाद में भी कई एग्जामों में यह प्रश्न आ चुका है, ऐसा नहीं है कि आया नहीं है। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? जयानक भट्ट है, ठीक है। कश्मीर के कवि थे जयानक भट्ट। ये पृथ्वीराज विजय ये ग्रंथ कब लिखा गया था? 1191 से 1193 के बीच में इस ग्रंथ की रचना हुई थी। वैसे भी आपको पता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है, उसकी वीरता के बारे में लिखा गया है। चौहान शासक थे पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान तृतीय। उसके शौर्य का वर्णन, उसकी वीरगाथाओं का वर्णन इस शिलालेख के अंतर्गत किया गया है। वैसे मूलतः 1191 से 1193 तक के बीच में ही इसकी रचना हुई थी। लेकिन अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इस पृथ्वीराज विजय की रचना कब हुई थी? तो इसकी रचना हुई थी 1200 ईस्वी में, ठीक है। पर्टिकुलर इनका नाम दे दिया जाए तब की बात है, वरना इसकी रचना है वो 1191 से 93 के बीच में ही इसकी रचना मानी जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि तो जयानक है ये खुद को वाल्मीकि का अवतार मानते हैं भाई साहब, ये भी आपको ध्यान में रखना है। खुद को वाल्मीकि का अवतार मानते हैं, जबकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय को ये विष्णु का अवतार मानते हैं। ऐसी बात है, वो इस पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में लिखी गई है। आगे वाला प्रश्न देखिए, गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ कौन सा है? डिंगल भाषा का ग्रंथ कौन सा है जो कि गिरधर आसिया द्वारा लिखित है, ठीक है। ये आरपीएससी 3rd ग्रेड की एग्जाम हुई थी 2007 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा इनमें से? खुमानरसो? जी नहीं,
खुमान रासो नहीं होगा, हमीर रासो नहीं होगा, संगत सिंह रासो होगा। ठीक है, संगत सिंह रासो ये गिरधर आसिया के द्वारा लिखे गए थे। हालांकि रासो कई हैं, रासो कई हैं, जैसे हमीर रासो है वो जोधराज का है, सारंगधर का भी है, और खुमान रासो की बात आ गई तो मैं आपको बता देता हूं, खुमान रासो किसका है? दलपत विजय का है, दलपत विजय का। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, दलपत विजय का है। कौन सी भाषा में? ये पिंगल भाषा में है, जबकि डिंगल भाषा में गिरधर आसिया का संगत सिंह रासो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? थोड़ी देर पहले अपने बात की थी ना अग्निकुंड से, अग्निकुंड सिद्धांत, जिसके बारे में कहा जाता है अग्निकुंड सिद्धांत है प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, 4 राजवंश, राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति हुई थी। गुरु वशिष्ठ नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने आबू पर्वत के ऊपर एक यज्ञ किया था, वहां से 4 राजवंशों की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, पहली तीनों जो वंश हैं वो निकम्मी निकली थी, उसके बाद में लास्ट में चौहानों की उत्पत्ति हुई थी, और चौहान जो थे वो बहुत पराक्रमी थे, ऐसा उल्लेख इस पृथ्वीराज रासो में किया गया है, जो कि किसके द्वारा रचित है? ये आपका चंद्रप्रदाय के द्वारा रचित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हालांकि इस पृथ्वीराज रासो की जो रचना है ये पूरी इसके पुत्र हुए थे जलहन, उनके द्वारा इसकी रचना पूरी की गई थी। हिंदी भाषा का ये महाकाव्य है, पिंगल भाषा में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय हैं उनके जीवन चरित्र के बारे में इसमें लिखा गया है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की 13 रानियां थी, इस बात का उल्लेख चंद्रप्रदायी पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में करता है। और पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं, छंदों का अजायब घर, छंदों का अजायब घर इसे कहा जाता है। तो ये आपका पृथ्वीराज रासो को ही कहा जाता है। ठीक है, 4 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चुकर चौहान, ये जो पंक्तियां हैं वो इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में ही लिखी गई हैं चंद्रप्रदायी के द्वारा। और चंद्रप्रदायी का जन्म अगर आपको बाय द वे पूछ लिया जाए कि कहां पर हुआ था तो लाहौर में हुआ था। एग्जाम में नहीं आता है लेकिन फिर भी आप पढ़ रहे हैं तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि लाहौर में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, जय सिंह सूरी लेखक है। जय सिंह सूरी किसके लेखक है ये आपको बताना है। हमीर मदमर्दन, हमीर महाकाव्य, हमीर हट या हमीर रासो। ठीक है, जय सिंह सूरी, देखिए जय सिंह सूरी किसके लेखक है? हमीर मदमर्दन के लेखक है, हमीर मदमर्दन। और हमीर मदमर्दन वो कौन सी भाषा में लिखा गया है? कौन सी भाषा का ग्रंथ है? तो ये आपका संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। कुवलय माला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का वर्णन है? कुवलय माला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का वर्णन है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कुवलय माला जो ग्रंथ है ये किसका ग्रंथ है। ठीक है, तो ये उद्योतन सूरी का ग्रंथ है। कुवलय माला किसका है? उद्योतन सूरी का है, उद्योतन सूरी का है। और इसमें कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो इसमें 18 भाषाओं का वर्णन है। कुवलय वाला में कितनी भाषाओं का वर्णन है? 18 भाषाओं का वर्णन है। पश्चिमी राजस्थान के लिए मरु प्रदेश का उल्लेख है वो सबसे पहले इसी ग्रंथ में किया गया है। यानी यूं कहें कि मरु भाषा का जो उल्लेख है वो सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान के लिए मरु भाषा का उल्लेख इसी कुवलय माला ग्रंथ में किया गया। 18 भाषाओं का वर्णन है, उसी में से मरु भाषा का वर्णन भी इसमें किया गया है। और एक हूण शासक हुए थे तोरमान, हूण शासक हुए थे तोरमान। तो उस तोरमान हूण को विश्व का स्वामी कहा गया है, विश्व का स्वामी। कौन से ग्रंथ में कहा गया है? इसी कुवलय माला में। किसके द्वारा? उद्योतन सूरी के द्वारा। प्रतिहार शासक हुए थे वत्सराज प्रतिहार, तो वत्सराज प्रतिहार के दरबार में थे ये आपके उद्योतन सूरी। ठीक है, 778 ईस्वी में उन्होंने कुवलय माला ग्रंथ की रचना की थी। और कहां पर की थी? जालौर के अंतर्गत इसकी रचना की थी। कौन सी शैली में? तो चंपू शैली में। चंपू का मतलब ये गद्य और पद्य दोनों भाषाओं के अंतर्गत इसकी रचना हुई है।